1991 लोखंड वाला कॉम्प्लेक्स शूटआउट एक गोलीबारी थी जो 16 नवंबर 1991 को मुंबई के लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में माया डोलास के नेतृत्व वाले 7 गैंगस्टरों और बॉम्बे पुलिस और एटीएस के सदस्यों के बीच हुई थी, जिसका नेतृत्व तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस आयुक्त ए खान कर रहे थे। 4 घंटे तक चली इस गोलीबारी को भारत की पहली दिन दहाड़े मुठभेड़ कहा गया और इसकी वीडियोग्राफी की गई और इसे जनता के सामने आयोजित किया गया। यह माया डोलास और दिलीप बुआ सहित सभी 7 गैंगस्टरों की मौत के साथ समाप्त हुआ। 1960 के दशक की शुरुआत से लेकर 70 के दशक के अंत तक बॉम्बे अंडरवर्ल्ड पर हाजी मस्तान, करीम लाला और वरदराजन मुदलियार द्वारा नियंत्रित सिंडिकेट्स का प्रभुत्व था। 80 के दशक की शुरुआत में मुंबई में आपराधिक हिंसा बढ़ गई क्योंकि उनका प्रभाव कम हो गया। करीम लाला के पठान गैंग, जिसका नेतृत्व तब उसका भतीजा समद खान कर रहा था, ने शब्बीर इब्राहिम कास्कर के नेतृत्व वाले एक आपराधिक समूह के साथ क्रूर गैंगवार किया, जिसे उस समय के बड़े पठान गैंग को गिराने के प्रयास में पुलिस का समर्थन प्राप्त था। शब्बीर इब्राहिम की 12 फरवरी 1981 को मान्या सुरवे ने हत्या कर दी और उसके भाई दाऊद ने कमान संभाली, जिसके कारण 80 के दशक में हिंसा में धीरे धीरे वृद्धि हुई, क्योंकि बाद में अपने प्रतिद्वंद्वियों को व्यवस्थित रूप से खत्म कर दिया। 80 के दशक के अंत तक बॉम्बे अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम के नेतृत्व वाली डी कंपनी के दृढ़ नियंत्रण में था। दुबई में अपने अड्डे से इब्राहिम अपने विभिन्न लेफ्टिनेंटों के माध्यम से अंडरवर्ल्ड गतिविधियों को नियंत्रित करता था। सबसे प्रमुख में से एक महिंद्रा डोलास था, जो एक गैंगस्टर था जो अपने उपनाम माया से अधिक लोकप्रिय था। डोलास ने कंजुरमार्ग में अपराधी राजनेता अशोक जोशी के गिरोह के लिए कई सफल जबरन वसूली रैकेट चलाने की शुरुआत की थी। 3 दिसंबर 1988 को जोशी को इब्राहिम के आदेश पर छोटा राजन के नेतृत्व में 15 मेंबर्स वाली हिट स्क्वाड द्वारा पनवेल के पास बॉम्बे पुणे रोड पर मार दिया गया था। जोशी की हत्या के बाद डोलास बाद में अशोक जोशी गिरोह से अलग हो गया और अपना गिरोह बनाया। फिर उसने कुख्यात जोशी गिरोह के शार्प शूटर दिलीप बुआ को पक्ष बदलने के लिए राजी किया और साथ में 17 सितंबर 1989 को उन्होंने कांजूर मार्ग में जोशी गिरोह के खिलाफ एक गुप्त हमले का नेतृत्व किया, जिसमें 5 लोग मारे गए। ये जोशी की मौत से पहले पिछले साल किए गए एक असफल प्रयास के बाद हुआ था। इससे वे इब्राहिम के पक्ष में आ गए, जो अपने पॉइंटमैन सतीश राजे की हत्या के बाद जोशी गिरोह के लिए गोलियां चला रहा था। डोलास और बुवा एक खूंखार जोड़ी थे और जल्द ही डी कंपनी के रैंकों में एक स्थिर विकास शुरू हुआ। उन्होंने इब्राहिम की ओर से जबरन वसूली की गतिविधियां भी संचालित की। हालांकि वे भगोड़े भी थे जिनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी थे। डोलास वास्तव में गोलीबारी से कुछ साल पहले जेल से भाग गया था। समाचार और समसामयिक मामलों की वीडियो पत्रिका न्यूज अट्रैक की रिपोर्टर मिंटी तेजपाल ने 1991 में पूरे शूटआउट को लाइव कैप्चर किया। पूर्व अतिरिक्त पुलिस आयुक्त ए खान के अनुसार आतंकवाद निरोधक दस्ते को एक पुलिस मुखबिर से सूचना मिली कि डोलास और उसका गिरोह लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स, एक पॉश उच्च मध्यम वर्गीय आवासीय क्षेत्र स्वाति बिल्डिंग के ए विंग में छिपा हुआ है। मुखबिर ने बताया कि वे हथियारबंद हैं और कुछ बिल्डरों का इंतजार कर रहे हैं जो शाम को आने वाले हैं। जिस अपार्टमेंट में वे छिपे हुए थे वह उल्हासनगर के एक भगोड़े गैंगस्टर और इब्राहिम के सहयोगी गोपाल राजवानी का था। एटीएस ने भगोड़ों को गिरफ्तार करने और उन्हें हिरासत में लेने के कार्य के लिए 3 टीमों का गठन किया। फ्लैट में मौजूद डी कंपनी के हत्यारे डोलस, बुवा, अनिल पवार, अशोक नादकर्णी, गोपाल पुजारी, अनिल खूबचंदानी और विजय चाकुर थे। समूह 2 कलाशनिकोव राइफलों, 3 अन्य ऑटोमेटिक हथियारों, एक एसएलआर, एक 9mm सबमशीन गन और या तो एक और एसएलआर या 9 मिलीमीटर, एक देशी रिवॉल्वर और एक कोल्ट पिस्तौल से लैस था। इसके बाद जो हुआ वह विवाद का विषय है। आधिकारिक पुलिस संस्करण के अनुसार इंस्पेक्टर एम आई कवि वहां जाने वाले पहले व्यक्ति थे। कवि ने गोपाल राजवानी को मुख्य द्वार पर देखा, लेकिन इमारत के अंदर छिपे बदमाशों को आश्चर्यचकित करने के डर से उसे गिरफ्तार नहीं किया। दूसरी ओर राजवानी पुलिस अधिकारियों को नहीं पहचान पाए, जो अपने सादे कपड़ों में थे और बिना किसी घटना के भाग निकले। एटीएस अधिकारी सुनील देशमुख, जेडेम घराल, भानु प्रताप भार्गे और कवि इंस्पेक्टर अंबादास पोटे और 2 कांस्टेबलों के साथ सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर के फ्लैट में गए, जहां 7 टीवी देख रहे थे। एटीएस अधिकारी 2 9mm कार्बाइन और एक कलाशनिकोव से लैस थे। जब वे दोपहर 1:30 के आसपास फ्लैट में घुसे तो डोलस सहित 6 बदमाशों ने आश्चर्य में अपने हथियार उठाए। कवि के अनुसार दिलीप बुआ ने अधिकारियों पर गोलियां चलाईं। सब इंस्पेक्टर घराल, जो बॉडी आर्मर नहीं पहने हुए थे, को सीने में 2 बार गोली लगी,
जिससे उनके फेफड़े फट गए। कवि को कोहनी में गोली लगी और भार्गे के पैर में हल्का घाव हुआ। बुवा के बेशर्मी भरे हमले के तुरंत बाद अन्य लोगों ने भी हमला किया। हालांकि शुरुआती मुठभेड़ में 2 गैंगस्टर मारे गए। घायल अधिकारी करीब 40 मिनट तक वहीं रहे। पहली मुठभेड़ से लेकर ए खान के अतिरिक्त बल के साथ पहुंचने तक ज्यादा गोलीबारी नहीं हुई। करीब 2 बजे पुलिस ने फिर से फ्लैट पर हमला किया और एक अन्य गैंगस्टर मारा गया, लेकिन भीषण गोलीबारी ने हमले को पीछे धकेल दिया। ग्राउंड फ्लोर के फ्लैट में 2 दरवाजे थे, एक कंपाउंड में खुलता था और दूसरा बिल्डिंग की सीढ़ियों पर। बुवा फ्लैट से बाहर निकला और अपने साथियों को कवरिंग फायर दिया। जब पुलिस अधिकारी सामने के दरवाजे से बाहर निकले तो गैंगस्टर सीढ़ियों का इस्तेमाल करके अंदर की ओर भाग गए। खान ने लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करके निवासियों से अनुरोध किया कि वे रसोई में जाएं और फर्श पर लेट जाएं, ताकि गलती से कोई आवारा गोली न लग जाए। उसने बदमाशों से आत्मसमर्पण करने को भी कहा, तब भी जब आधी पुलिस फोर्स इमारत को घेरे हुए थी। बदमाशों ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और गोलियों और अपशब्दों से जवाब दिया। आगामी गोलीबारी में पुलिस ने 450 राउंड गोला बारूद का इस्तेमाल किया। इमारत के हर तरफ की हर दीवार पर गोलियों की बौछार हो रही थी। 2:45 बजे तक एसीपी गोपसे के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच की एक टीम पहुंची और खान के साथ चर्चा की, ताकि बदमाशों को आत्मसमर्पण करने के लिए मनाने के प्रयास के लिए मुठभेड़ को रोका जा सके। खान ने इनकार कर दिया और रुक रुक कर गोलीबारी जारी रही। लगभग 3:30 बजे बदमाशों ने इमारत की छत से नीचे पुलिस पर गोलीबारी शुरू कर दी। हालांकि गोलीबारी के बाद मीडिया कवरेज में डोलास को मुख्य शूटर बताया गया। खान के अनुसार असल में यह बुवा था। खान ने कहा कि डोलास इमारत के अंदर से सिर्फ गालियां दे रहा था, जबकि असली गोलियां बुवा द्वारा चलाई जा रही थीं। डोलस बहुत लापरवाह और बदजुबानी करने वाला था। बुवा ठंडे खून का था। डोलस के विपरीत, जब उसकी उंगलियां ट्रिगर पर होती थीं तो कुछ भी बुवा का ध्यान नहीं भटका सकता था। वह छोटा राजन का गुरु था। इस गोलीबारी के कारण एटीएस के लिए काफी विवाद हुआ। एटीएस पर फर्जी मुठभेड़ का नाटक करने का संदेह था और बाद में उसे अदालत में घसीटा गया। 450 राउंड गोला बारूद के इस्तेमाल और दिन के उजाले में मुठभेड़ की जरूरत पर सवाल उठने के बाद मजिस्ट्रेट जांच का आदेश दिया गया। एटीएस पर डोलास के 70 लाख रुपए लेकर भागने का भी आरोप लगाया गया। खान के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाली याचिकाएं भी दायर की गईं। हालांकि मुकदमा खान और एटीएस के अन्य अधिकारियों को बरी करने के साथ समाप्त हुआ। भगोड़े अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन ने भी पुलिस ऑपरेशन की आलोचना करते हुए इसे फर्जी मुठभेड़ बताया। छोटा राजन के अनुसार मुठभेड़ की योजना उसके पूर्व बॉस दाऊद इब्राहिम ने बनाई थी। जब वे सहयोगी थे, ये राजन के गिरोह का आकार छोटा करने और उसकी शक्ति को कम करने के अभियान का हिस्सा था। उन्होंने आगे दावा किया कि ऑपरेशन के लिए जमीनी स्तर पर समन्वय दाऊद इब्राहिम के अधीनस्थ समीर शाह द्वारा किया गया था। उन्होंने कहा कि डोलास ने आत्मसमर्पण करने की इच्छा व्यक्त की थी, लेकिन पुलिस ने उसे खत्म करने पर जोर दिया। संगठित अपराध पर लंबे समय से टिप्पणी करने वाले बलजीत परमार ने भी आरोप लगाया कि डोलास ने अंततः आत्मसमर्पण करने का प्रयास किया था, लेकिन उसे गोली मार दी गई। खान ने आरोपों को हास्यास्पद बताते हुए दावा किया कि डोलास और अन्य लोग आत्मसमर्पण करने के मूड में नहीं थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऑपरेशन की वीडियोग्राफी की गई थी और इसे जनता के सामने पूरी तरह से अंजाम दिया गया था। उन्होंने आगे कहा कि एक जनहित याचिका जिसमें दावा किया गया था कि मुठभेड़ को मंचित किया गया था, उसे बॉम्बे उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। अदालत ने इसे परेशान करने वाला मुकदमा भी कहा। उन्होंने गोलीबारी को उचित ठहराते हुए कहा कि इससे बॉम्बे अंडरवर्ल्ड पर मनोबल गिराने वाला प्रभाव पड़ा। लोखंडवाला मुठभेड़ के बाद 3 खूंखार शूटर शहर से भाग गए, जबकि सुभाष सावंत और सुभाष सिंह ठाकुर नेपाल भाग गए। अनिल परब दुबई भाग गया।